हर स्लोनेस एजिंग नहीं होती। जिसे आप एजिंग समझते हैं वो पार्किंसन डिजीज हो सकता है। कैसे इस डिजीज का प्रिवेंशन किया जा सकता है? हाथ में कंपन होना, शरीर की हर काम में स्लोनेस आ जाना, ये सब कॉमनली पार्किंसन के लक्षण होते हैं, जो कि तकरीबन 55 से 65 साल की उम्र में शुरू होती है। इंडिया में एवरी 1 लाख अराउंड 50 to 60 पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम पार्किंसोनिज्म। कैसे मेडिकल मैनेजमेंट होता है? क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि नहीं, इस पेशेंट को अब हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की ओर भेजना है? पार्किंसन डिजीज भी कई तरह के होते हैं। हेरिडिटरी का क्या रोल है? बिल्कुल हेरिडिटरी पार्किंसोनिज्म डिजीजेस हो सकते हैं। कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके प्रिवेंशन में कारगर हों? कोई ऐसी चीजें जो डेली रूटीन में हम चेंज कर सकें तो इस डिजीज से बचा जा सके? Hello friends, I am Dr. Sushma Sharma, Director and Head of Department of Neurology at Maringo Asia Hospital, फरीदाबाद। और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर तरुण शर्मा, who is Director and Head of Department of Neurosurgery at Maringo Asia Hospital, फरीदाबाद। So both of us have come here today and sitting here, और डॉक्टर तरुण हम बात करेंगे एक दूसरे से। 11th अप्रैल 2026 is World Parkinson Day। और पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है, जैसे आप जानते हैं, जिसमें कि न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन दोनों का कोलैबोरेशन होता है। इट्स अ टीम वर्क एक्चुअली, बिकॉज सबसे पहले पेशेंट न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और फिर जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि सर्जिकल मेथड से ट्रीट किया जाना है, वो फिर न्यूरोलॉजिस्ट हमारे पास रेफर करते हैं। सो इसमें प्राइमरी फर्स्ट कॉन्टैक्ट न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से होता है इस डिजीज में। तो डॉक्टर सुषमा, एक बार आप लिसनर्स को बताइए, बिल्कुल मतलब फॉर ए लेमैन, कि क्या डिजीज है ये और क्या इसके सिम्टम्स हैं? यस, डेफिनेटली। सो पार्किंसन डिजीज एक बहुत कॉमनली पाई जाने वाली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि तकरीबन 55 से 65 साल की उम्र में शुरू होती है। महिलाओं और पुरुषों दोनों में पाई जाती है, और इसके कॉमन लक्षण हैं स्लोनेस आना, शरीर में रिजिडिटी यानी स्टिफनेस होना और कंपन आना। ज़रूरी नहीं है कि सब में सब कुछ आए। अक्सर आप देखते होंगे, आई एम श्योर बहुत लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि ओल्ड एज में लोग स्लो होने लगते हैं। और पार्किंसन के डिजीज़ में भी कई बार क्या होता है कि जो लोग स्लो होते हैं, लोग इसको कॉमन एजिंग मान के इग्नोर कर देते हैं, परंतु हर स्लोनेस एजिंग नहीं होती। और कई बार जिसे आप एजिंग समझते हैं वो पार्किंसन डिजीज़ हो सकता है, जिसे कि भली भांति मेडिसिन और कुछ केसेस में सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ये बीमारी ब्रेन में डोपामीन की कमी होने से होती है, और कॉमन लक्षण में से एक हाथ में कंपन होना, शरीर की हर काम में स्लोनेस आ जाना, जैसे कि जिस नहाने में पहले 10 मिनट लगते थे उसमें 20 मिनट लगने लगना, चलने में छोटे छोटे कदम, बेबी वॉक से बेबी स्टेप्स लेके पेशेंट का चलने लगना, कमर का थोड़ा झुक जाना, कंपन होने लगना, शरीर में रिजिडिटी यानी कि सख्ती आ जाना, ये सब कॉमनली पार्किंसन के लक्षण होते हैं। कई बार ये बीमारी थोड़ी जल्दी भी शुरू हो जाती है। अगर 50 साल से पहले पार्किंसन के लक्षण किसी में आ जाएं तो उसे हम यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज कहते हैं। जैसा कि डॉक्टर तरुण आप जानते हैं, ये एक कॉमन डिसऑर्डर है। इंडिया में तकरीबन जो एवरी 1 लाख अराउंड 50 to 60 patients are suffering from Parkinsonism, and it is a high prevalence disease that way. Yes. And every day in my OPD I see patients who suffer from Parkinson disease. So medically जो initial symptoms वाले patient हैं, उसके लिए क्या treatment options हैं? वो मतलब कैसे इस डिजीज का प्रिवेंशन किया जा सकता है? चलो डिजीज हो गई तो फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या है? देखिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो जो इस बीमारी है इसका सही डायग्नोसिस है। तो पार्किंसन डिजीज का डायग्नोसिस के लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना होगा। इट इज़ अ वेरी कॉमनली मिसडायग्नोज्ड डिजीज। पार्किंसन डिजीज भी कई तरह के होते हैं। एक जो कॉमन पार्किंसन डिजीज है, जिसे हम इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज कहते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी पार्किंसन डिजीज हैं, उसके अलावा पार्किंसन प्लस डिसऑर्डर्स हैं, एंड उसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म भी है। तो वो भी एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर आजकल। एक चीज मैं पूछूंगा, हेरिडिटरी का क्या रोल है? बिल्कुल हेरिडिटरी पार्किंसोनिज्म डिजीजेस हो सकते हैं, स्पेशली जो यंग, इट इज समटाइम्स एक्वायर्ड एंड समटाइम्स हेरिडिटरी।
So young onset Parkinson disease, especially if it starts below the age of 50, then we start thinking about the genetic forms of Parkinson disease, and nowadays by genomic testing we can identify many genes which could be related to Parkinson disease, and in fact that also determines how well the patient is going to respond to the different forms of So therapy. इसके लिए क्या टेस्ट्स क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं? सपोज एक पेशेंट आपके ओपीडी में आता है और आपको लगता है कि ये पार्किंसंस डिजीज का केस हो सकता है, सो क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं जो जरूरी है? देखिए, पार्किंसन डिजीज सबसे पहले प्राइमरीली तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, यानी कि डॉक्टर की मरीज के जांच से और मरीज की हिस्ट्री से ही पार्किंसन डिजीज का इट इज बेसिकली अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। और उसके बाद इसकी सब टाइपिंग के लिए, इसकी किस प्रकार का पार्किंसोनिज्म है ये देखने के लिए कुछ टेस्ट ऑर्डर किए जा सकते हैं, यानी कि जैसे कि सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म रूल आउट करने के लिए हम एमआरआई ऑर्डर करते हैं। कई बार अगर हमें कुछ डाउट हो कि ये एक्चुअल में पार्किंसन डिजीज है या कोई और तरह का मूवमेंट डिसऑर्डर है जैसे एसेंशियल ट्रेमर या डिस्टोनिया, तो उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम डोपापेट सीटी स्कैन या ट्रोडैट स्कैन ये कर सकते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं जो डोपामीन की एक्टिविटी ब्रेन में जो है उसको एनालाइज करते हैं। But I would again like to emphasize that this is not a diagnosis which is made by test. This is a diagnosis which is made by the clinical examination of the patient. So it is very important to meet the right doctor for the right diagnosis and for the right treatment. कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके प्रिवेंशन में मतलब कारगर हों? कोई ऐसी चीज़ें जो डेली रूटीन में हम चेंज कर सकें तो इस डिजीज से बचा जा सके? देखिए, एक तो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म जिसको मैंने हल्का सा रेफर किया था। सो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म इज अ फुली प्रिवेंटेबल काइंड ऑफ पार्किंसोनिज्म, एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इट इज एक्सट्रीमली कॉमन। सम वेरी कॉमनली यूज्ड ड्रग्स, स्पेशली कुछ गैस के लिए, एसिडिटी के लिए ड्रग्स यूज होते हैं जिनसे पार्किंसोनिज्म जैसी बीमारी बन जाती है। पेशेंट देखने में बिल्कुल पार्किंसोनिज्म लगता है, बट एक्चुअली इट इज फुली रिवर्सिबल, एंड जस्ट बाय स्टॉपिंग दोज ड्रग्स we can reverse the disease, and in future in order to prevent the further occurrence we have to tell the patient not to take a certain list of drugs again. So that is one. Secondly, in general, if one keeps the activity level good, so daily exercise is something that is very helpful. I would not say for the full prevention of Parkinsonism, क्योंकि अगर किसी को होना है, अगर किसी को ये टेंडेंसी है पार्किंसोनिज्म होने की, तो probably we cannot fully prevent it, but we can delay it and we can also minimize its impact. In fact, even after the onset of Parkinsonism, exercise is one thing which is known to have maximum impact on the disability prevention in Parkinsonism and to maintain the activities of daily living of the patient. Then there were some reports at some point of time, it's very interesting that in some parts of the world certain kind of water, well water, was found to be linked to जो कुओं का पानी होता है, that was found to be linked to the increased incidence of Parkinsonism, and there can be manganese associated Parkinsonism, heavy metal some. तो अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वो secondary Parkinsonism that can be prevented, but not every kind of Parkinsonism can be prevented, that I must emphasize. So it's a degenerative disorder? It is a degenerative disorder, and not every Parkinsonism is preventable. Some forms of secondary Parkinsonism can be reversed or prevented. Especially drug induced? Especially drug induced, yes. Certainly. Yes. And even with drug induced, there can be some drug triggered Parkinsonism also, where the drug, once the drug is given, the patient जिस patient को Parkinsonism होने की tendency थी, और हो सकता है कि उसका पार्किंसोनिज्म आज से 10 साल के बाद सामने आता, लेकिन कोई ऑफेंडिंग ड्रग मिलने से वो चीज़ पहले ही प्रकट हो जाती है। सो देयर कैन बी ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म एंड देयर कैन बी ड्रग ट्रिगर्ड पार्किंसोनिज्म आल्सो, सो दैट इज आल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ दिस डिजीज। तो डॉक्टर सुषमा, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे सिम्टम्स को पहचाना जा सकता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस डिजीज़ को प्रिवेंट करने में थोड़े ही हैं, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जिससे प्रिवेंशन किया जा सकता है। सो अभी हमें बात करना चाहिए कि
क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या रिसेंट है इस डिजीज के ट्रीटमेंट में। Certainly. तो मेडिकल मैनेजमेंट, because that is where both Yes, of us yes, collaborate yes, with each yes. other and we do the best for our patients. See, in this disease there are two parts. Yes. One is medical management, as जैसे कि मैंने अभी बताया कि पार्किंसोनिज्म के हर पेशेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए फिट नहीं होता, और हम हर किसी पेशेंट में सर्जरी की ऑप्शन नहीं देते हैं फर्स्ट टाइम में, बिकॉज देर आर सिलेक्टेड केसेस जिनमें कि ये सर्जिकल ट्रीटमेंट लाभदायक हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट हमेशा इसमें मेडिकल मैनेजमेंट ही है, और ये पेशेंट एक्चुअली सिलेक्ट करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट कि यस ये पेशेंट अब सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट वाली कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है। तो कैसे मेडिकल मैनेजमेंट होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि नहीं इस पेशेंट को अब हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की ओर भेजना है, वो एक बार मैडम आप बताइए। जी बिल्कुल। सो इन पार्किंसोनिज्म लाइक एवरी पेशेंट इनिशियली गेट्स द मेडिकल मैनेजमेंट। इसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। पार्किंसोनिज्म में बेसिकली ब्रेन से कुछ केमिकल्स की प्रोडक्शन कम होने लगती है, क्योंकि जो हिस्से ब्रेन के उन केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं वो डिजेनरेट होने लगते हैं। तो जो केमिकल की कमी होती है उसे हम पेशेंट को बाहर से प्रोवाइड कराते हैं और उसकी डोज पेशेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट में डोपामिनर्जिक ड्रग्स, जो ड्रग्स बॉडी में डोपामिन को बढ़ाते हैं, डोपामिन बाहर से एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं, उनका बहुत रोल है। एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ऑफ पार्किंसन डिजीज आर स्टार्टेड ऑन डोपामिनर्जिक ड्रग्स। विद मेडिकल मैनेजमेंट मैक्सिमम पेशेंट्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्सीलेंट रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि पार्किंसोनिज्म, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पार्किंसोनियन पेशेंट्स हैव इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज, और उसमें मेडिकल मैनेजमेंट से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। कुछ पेशेंट्स को अलग तरह का पार्किंसोनिज्म होता है जिसे हम पार्किंसन प्लस या एटिपिकल पार्किंसोनिज्म कहते हैं। उनका ट्रीटमेंट थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। अब अगर आईपीडी, इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज, जिसमें डोपामिनर्जिक ड्रग अच्छा वर्क करते हैं, उनकी बात करें तो यूजुअली कई सालों तक पेशेंट का डिजीज मेडिसिन पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल रहता है। पर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें आगे जाके 4, 6, 7, 8 साल के बाद दवाइयों का असर कुछ कम होने लगता है और कुछ दुष्प्रभाव दवाइयों के दिखने लगते हैं, और कुछ उनका डिजीज का कंट्रोल बिगड़ने लगता है। ऐसे मरीजों में जिस मरीज का शुरू में कहिए कि रोज की 3 गोलियां खाने से काम बन जाता था, उसी मरीज को अब हमें अगर 6 बार गोलियां देनी पड़ रही हैं। फिर बीच में अगर मरीज को एक्स्ट्रा मूवमेंट्स आने लगी हैं, जिसे हम डोपामिन इंड्यूस्ड डिस्काइनेसिया कहते हैं, यानी पेशेंट की मूवमेंट जो स्लोनेस थी वो तो कंट्रोल हो रही है, लेकिन एक्स्ट्रा मूवमेंट पेशेंट को आने लगी हैं जो कि उस बेनिफिट को कम कर दे रही है। उस बेनिफिट का जो ओवरऑल पेशेंट को बेनिफिट मिलना चाहिए वो कम हो रहा है। तो ऐसी स्टेज में हम कंसीडर करते हैं कि इन पेशेंट्स को सर्जरी के द्वारा, एक तरह का ब्रेन में चिप इम्प्लांट करके सर्जरी के द्वारा हम उनके डिजीज को वापस मोड़ सकते हैं और वापस कई साल पीछे ले जा सकते हैं और उनके डिजीज को काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग, कब पेशेंट को सर्जरी के लिए भेजना है, एंड प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन। Every Parkinson disease, Dr. Tarun, you would agree, does not require surgery. Yes. And every Parkinson disease cannot undergo surgery also. Yes. Many kinds there of are Parkinson. specific indications. There are specific indications. So आप एक बार बता सकते हैं उन indications के बारे में? सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो पेशेंट जो जैसे कि मैडम अभी बता रही थी कि ड्रग्स को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, या ड्रग्स की रिक्वायरमेंट प्रोग्रेसिवली बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी एडिशनल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट कैंडिडेट हैं सर्जरी के लिए। तो सबसे पहले सर्जरी में करते क्या हैं ये समझना ज़रूरी है। तो अगर मैं शॉर्ट में समराइज़ करूं इस डिज़ीज़ को, तो ऐसे समझ लीजिए कि ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन की कमी हो रही है, तो उसके कारण से बॉडी में स्लोनेस आ रही है। सो दैट मीन्स ब्रेन को स्टिमुलेशन देना है हमें। तो इसको एक तरह से कई सारी जगह पे कहा जाता है ब्रेन में पेसमेकर लगाना।
या चिप इम्प्लांट करना। सो बेसिकली इसमें कोई चिप नहीं होती है, इसमें इलेक्ट्रोड्स रहते हैं जो ब्रेन के डीप सीटेड न्यूक्लियाई, जहाँ से ये डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है और वो डिजेनरेट होकर के उस न्यूरोट्रांसमीटर की सिक्रीशन कम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रोड लगाना होता है और उस इलेक्ट्रोड को हम एक बैटरी या पल्स जनरेटर से कनेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली वर्कअप सारा ये न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं, इट्स टीम वर्क। फिर जो पेशेंट की सर्जिकल असेसमेंट, उसकी फिटनेस और उसको डिस्कशन की ये कितनी लंबी सर्जरी है, ये सारा हमारे साथ में, सर्जन्स के साथ में Absolutely. होता है। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेन के अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और साथ में यहाँ कॉलर बोन के पास में बैटरी एंड एक पल्स जनरेटर रहता है। तो वो धीरे धीरे करके ब्रेन के वो जो न्यूक्लियाई जहाँ से कि न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन कम हो रहा है उसको स्टिमुलेट करता है वो इलेक्ट्रोड, और काफ़ी सारे सिम्टम रिवर्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि सर्जरी से क्या सिम्टम रिवर्स होंगे और क्या नहीं होंगे। इस डिजीज में बेसिकली दो तरह के सिम्टम्स हैं, एक है मोटर सिम्टम्स और एक एसोसिएटेड सिम्टम्स। मोटर सिम्टम्स मीन्स स्लोनेस, हैंडराइटिंग में चेंज, ट्रेमर्स यानी कंपन और टाइटनेस बॉडी में, ये सारे सिम्टम्स में काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है ये डीबीएस सर्जरी के साथ में, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी कहते हैं। और दूसरे सिम्टम्स लाइक जो स्पीच, मेमोरी, उस सब में उतना ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलता है। एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जैसे कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस, उसमें भी सर्जरी से इतना ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन यस, ओबियसली क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है क्योंकि मोबिलिटी बेटर हो गई, कंपन कंट्रोल हो गया, टाइटनेस कंट्रोल हो गई, तो ओवरऑल देखा जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। ये टेक्निक मतलब एक मेडिकल साइंस का इनोवेशन ही है, क्योंकि पहले इस डिजीज के लिए सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट ही था और कोई तरीका नहीं था। स्लोली पेशेंट की दवाइयों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती थी, डिजीज प्रोग्रेस करती थी, दे बिकम व्हील चेयर बाउंड और बेड रिडन, एंड देन स्लोली उनका मतलब इमोशनल सपोर्ट भी कम होता जाता, डिप्रेशन होता जाता था। तो मोबिलिटी होने से एक पेशेंट को बेटर फील होता है, वॉक कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, तो सर्जरी से ये फायदे हैं। बट सर्जरी करने के बाद ऐसा नहीं कि न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत ख़त्म हो गई, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि कुछ सिम्टम्स हैं जो हम ये डीवीएस सर्जरी से नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तो उसके लिए वापस हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास में पेशेंट को रेफ़र करते हैं और जो दवाइयों का माइनर एडजस्टमेंट या थोड़ी बहुत दवाइयाँ उसकी हमेशा चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सर्जरी कर दिया और सारी दवाइयाँ खत्म। जैसे कि हमने कहा कि सर्जरी एक तरीका है, डिजीज जब थोड़ा एडवांस होने लगता है तो उसको वापस वहाँ ले जाने के लिए, वापस मोड़ने के लिए, तो कुछ दवाइयों की जरूरत उसके बाद भी हो सकती है। बट डेफिनेटली इट इज़ अ गेम चेंजर सर्जरी। ओवरऑल पेशेंट को काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। और यहाँ जैसे आपने कहा कि पेशेंट की इमोशंस और मूड की बात हो रही थी, तो ये भी समझना, ये भी दर्शकों को मुझे लगता है बताना ज़रूरी है कि सर्जरी से पहले पेशेंट का प्रॉपर साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी होता है, और पेशेंट अगर डिप्रेशन में है या मूड, तो उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट सर्जरी की फिटनेस है कि नहीं, और हमें सर्जरी ब्रेन में किस पार्ट में इलेक्ट्रोड, जिसे आम साधारण भाषा में हम चिप इम्प्लांटेशन कह देते हैं, तो किस भाग में जो है इलेक्ट्रोड इम्प्लांट करनी है और कहाँ से पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। तो ये सारी डिस्कशन जो है वो हम एज ए टीम वर्क मिलके लेते हैं। आजकल चेंजिंग सिनारियो में पहले तो जो है ये सर्जरी काफ़ी लेट ऑफर की जाती थी, जैसे जब मरीज़ का रोग 10-12 साल पुराना हो जाता था, काफ़ी बढ़ जाता था, तो जिन पेशेंट्स को ज़रूरत होती थी उनको 10-12 साल के बाद ही सर्जरी ऑफर की जाती थी। बट नाउ द ट्रेंड इज़ चेंजिंग एंड द लेटेस्ट अभी जो रिपोर्ट्स हैं वो बल्कि ये कह रही हैं कि अगर हम सर्जरी पहले 5 से 7 साल के बीच में ऑफर करते हैं तो उसका बेनिफिट पेशेंट को ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में जब पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन हो गया तो फिर उस वक्त सर्जरी का उतना बेनिफिट मिलता नहीं है। इट इज़ द प्रॉपर केस सिलेक्शन एंड एट द ऑप्टिमम टाइम। सर्जरी के 2 ही रूल हैं इसमें, और जैसे कि मैडम ने बताया कि हर केस में फर्स्ट इंस्टेंस में हम सर्जरी ऑफर नहीं करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट प्रॉपर होने के बाद में बाकी सब फैक्टर्स
डिप्रेशन और नॉन मोटर सिम्टम्स, उनके लिए ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज करने के बाद में फिर सर्जरी का डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ मैं वापस आऊँगा, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, इसमें 3 वर्ड हैं, एक डीप, एक ब्रेन और एक स्टिमुलेशन। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। ब्रेन का सेंट्रल पार्ट कह सकते हैं, न्यूक्लियस जहाँ से कि न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं, तो वहाँ पर नेविगेशन की हेल्प से ये इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं और फिर उसको पल्स जनरेटर से कनेक्ट करते हैं। जैसे हार्ट के लिए पेसमेकर लगता है, वैसे ही यहाँ स्किन के नीचे बैटरी और पल्स जनरेटर लगाते हैं। इलेक्ट्रोड को वायर्स के थ्रू इस पल्स जनरेटर से हम कनेक्ट कर देते हैं। नाउ जो ओल्डर डिवाइसेस आती थी वो नॉन रिचार्जेबल थी, बिकॉज बैटरी जहाँ भी यूज हो रही है उसकी एक लाइफ होगी। हम 2 तरह की बैटरी यूज करते हैं इन जनरल, जो घर में भी इक्विपमेंट्स हैं उसमें एक रिचार्जेबल रहती है और एक ड्राई सेल। सो जो पुरानी डिवाइसेस थी उसमें नॉन रिचार्जेबल बैटरी रहती थी जिसकी लाइफ कम थी। अभी काफ़ी अच्छी लेटेस्ट डिवाइसेस आ गई हैं, रिचार्जेबल भी हैं और वो एआई के थ्रू भी उनको कंट्रोल किया जा सकता है। दैट मीन्स पेशेंट को आने की जरूरत नहीं है, हम रिमोट सेटअप प्रोग्रामिंग जो है उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जी। So technology is advancing, and in yes. this also we are now getting better devices and better maneuverability. और जहाँ पहले कुछ ही contact points होते थे, now there are multiple points which can be stimulated and we can go through so many permutations and combinations and try to benefit the patient to the maximum. Yes, so rechargeable के बारे में अगर हम बताएं तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कोई चार्जर लगा करके कांटेक्ट में आना होगा पेशेंट को इलेक्ट्रिसिटी के। देयर इज अ बेल्ट, वो बेल्ट को पहनने से इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। वीक में एक बार एनफ होता है, करीब 45 से 50 मिनट के अंदर ये बैटरी चार्ज हो जाती है और इसकी लाइफ 15 से 20 साल है। सो यस, सर्जिकल ट्रीटमेंट इज अ न्यू रे ऑफ होप। Obviously, medical management comes first. Remains the cornerstone. Yes. So medical management remains the cornerstone. और एक मैं ये भी यहाँ पे पॉइंट करना चाहूँगी डॉक्टर तरुण, कि जहाँ पहले ऐसा होता था कि हम पेशेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि अब आपकी बीमारी देखिए, अब आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ती जा रही है और आपका पार्किंसन सर्जरी के लिए अमेनेबल है, काबिल है, तो आप सर्जरी का सोचिए। और जहाँ पेशेंट्स पहले कहते थे कि नहीं डॉक्टर साहब सर्जरी नहीं करनी, वहाँ अब एक उल्टा भी शुरू हो गया ट्रेंड कि पेशेंट्स आके कहते हैं पहले साल में ही कई बार कि डॉक्टर साहब सर्जरी करा दीजिए। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है सब जो भी लिसनर्स हैं उनको, कि कभी भी पहले दूसरे साल में सर्जरी ऑफर नहीं की जा सकती, बिकॉज पार्किंसन जो एटिपिकल पार्किंसोनिज्म है उनमें सर्जरी वर्क नहीं करती और हमें पहले कम से कम 4 से 5 साल चाहिए होते हैं। ये कई बार जो शुरू में टिपिकल पार्किंसोनिज्म लगता है वो 4 से 5 साल के बाद अपना पूरा रूप दिखाता है, एंड वी कम टू नो that this is actually an atypical Parkinsonism which would not respond to surgery. So that time has to be given and patient has to be closely followed, and as I said previously also, right patient selection अगर हम करेंगे तभी हम good result जो है वो patient को दे, and that is why it is a teamwork where the neurologist and with our inputs the neurosurgeon goes and puts the electrode in the right spot, and then a proper programming is done, and then we can work together and give, and that is why with our collaboration we have been able to give very good result to our patients. It's a teamwork always. when जहाँ कहीं पे भी टीम वर्क होगा तो पेशेंट का बेनिफिट हो गई और आउटकम भी अच्छा होगा। सो एक और चीज कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को इस बीमारी के बारे में, कि मतलब फॉर अवेयरनेस? सो मैं यही कहना चाहूँगी कि there are 2 to 3 points. First is, if any person in your family is in the age bracket of say 50 to 65 years is showing signs of slowness, अगर कंपन आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, अगर स्लोनेस हो रही है और रिजिडिटी हो रही है तो इससे नॉर्मल एजिंग ना समझिए, पेशेंट को ज़रूर न्यूरोलॉजिस्ट से एवेल्युएट कराइए। ये पार्किंसोनिज्म हो सकता है और उसका भली भांति ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सेकंड, अगर आपको पार्किंसोनिज्म है तो जैसे बताया गया है वैसा लाइफस्टाइल रखिए और वैसे दवाई लीजिए, आप एक नॉर्मल जिंदगी बिता सकते हैं। एंड थर्डली, कुछ भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नाउ वी हैव सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। सर्जरी इज वन ऑप्शन विच हैज बिकम अ गेम चेंजर. So at any stage, right from beginning
till the advanced stage. Now we have hope and we have very good And this is a very safe surgery in with very Parkinsonism. minimal complications. Certainly. Rather, I say rare complications. Very. And the quality of life drastically improves. They are in properly selected patients and the right patients. It is indeed a game changer, and the quality of life definitely improves a lot. Yes. So there is no reason to lose hope in Parkinsonism. Yes.